बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास इस वक्त फीवर, फ्लू, कफ वगैरह के साथ, कोई वायरल इलनेस है, कोई माइल्ड सी डिजीज़ है जिसमें इतना पैनिक होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं। उसमें आपने क्या करना है कि बच्चे को फ़ौरन जो है वो स्पॉन्जिंग स्टार्ट करनी है, उसकी पट्टियाँ करनी है माथे पे। 6 मंथ से 6 ईयर्स की जो एज होती है वो बहुत क्रिटिकल है इस लिहाज से, क्योंकि इस एज में बच्चे को अगर फीवर हो जाए, हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनको एंटी कफ सिरप दिए जाते हैं। एंटी कफ सिरप जो है खांसी रोकने के लिए बच्चों में रेकमेंडेड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में चिल्ड्रन वार्ड में सीनियर रजिस्ट्रार के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। हमारा आज का टॉपिक का मकसद ये है कि पेरेंट्स को थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए कि जिस तरह से सीज़न चेंज हो रहा है और बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास इस वक्त फ़ीवर, फ्लू, कफ वगैरह के साथ आ रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी अवेयरनेस पेरेंट्स को दी जाए कि किस तरह से बच्चे को हैंडल करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, और दूसरे नंबर पे इन डिजीज़ अगर बच्चा जो है उसको ये डिज़ीज़ हो जाती है तो उसको कैसे बजाय पैनिक होने के या ये सोचने के कि अब करना क्या है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस कर सकें जो पेरेंट्स घर पे कर सकें, और उसके बाद कब और किस वक्त इसको हॉस्पिटल लाना ज़रूरी होगा या डॉक्टर को चेक कराना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर एक बच्चे को फ़ीवर, फ्लू है तो उसको प्रिवेंशन का तरीका ये है कि सबसे पहले तो जिस तरह हमने कोविड में सुना था कि आपने हैंड वॉशिंग रखनी है बच्चे की, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, ये ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ हैं जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लग सकती हैं। तो अगर घर में कोई बच्चा बीमार है या अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, डे केयर में जा रहा है, तो वहाँ वो बहुत सारे बच्चों के दरमियान जब रहेगा तो उसको बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो कैच करने का ख़तरा है। तो इसलिए अपने बच्चों की आदत बनवाएं कि सबसे पहले वो हैंड वॉशिंग करें। कोई भी काम करने से पहले जो है वो अपने साबुन से हाथ 20 सेकंड तक, 30 सेकंड तक लाजमी धोएं, ताकि ये इन्फेक्शंस जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हाथों के जर्म्स जो हैं इनके निकल जाएं, ताकि यही जर्म्स जो हैं जब वो बच्चा हाथ लगाएगा अपने मुंह पे, नाक पे, तो वो बच्चा जो है वो ऑर्गेनिज्म कैच कर लेगा, ऑर्गेनिज्म अंदर चला जाएगा और वो डिजीज़ कॉज करेगा। दूसरे नंबर पे जो हैबिट अपनाने की ज़रूरत होती है वो आज मतलब कोविड जो है वो बेशक कम हो गया है, लेकिन उसके लिए प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसी मास्क इस्तेमाल करें या अपने नाक और मुंह को ढांप के रखें ताकि वो ऑर्गेनिज्म जो है अंदर ट्रांसमिट ना हो सके। ये बेशक जो ये सर्दी का जो मौसम होता है ये इसलिए भी ख़तरनाक होता है क्योंकि बंद कमरे होते हैं और बहुत सारे लोग जब एक कमरे में जमा होंगे तो उनके जर्म्स जो है वो एक दूसरे को ट्रांसमिट होने का ख़तरा होगा। तो प्रिवेंशन के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि एक तो मास्क का इस्तेमाल रखें, अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखें, बार बार धोएं, ताकि ये ऑर्गेनिजम्स कैच करने का ख़तरा कम से कम हो जाए। अब हम आते हैं उस चीज़ के बारे में कि अगर एक बच्चे को ये डिज़ीज़ लग गई है, अगर उसे फ़ीवर हो गया है, फ्लू हो गया है, कफ हो गया है, तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम क्या करें, इसको किस तरह से करें। कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करेंगे कि हमने अब असल में करना क्या है अगर बच्चे को फ़ीवर हो जाए। 6 मंथ से 6 ईयर्स की जो एज होती है वो बहुत क्रिटिकल है इस लिहाज से, क्योंकि इस एज में बच्चे को अगर फ़ीवर हो जाए तो खुदा न खास्ता फेब्राइल फिट्स होने का ख़तरा होता है। फेब्राइल फिट्स हम कहते हैं कि अगर एक बच्चे को 100 से ऊपर फ़ीवर है और उसके बाद से झटके लगना शुरू हो गए हैं तो ये बड़े ख़तरनाक बात होती है। तो इसलिए अपने पास एक थर्मामीटर रखें, बच्चे का फ़ीवर बार बार चेक करें। फ़ीवर बच्चों में 100 से कम अगर हो तो वो इतना नुकसानदेह नहीं होता, तो आपने बार बार बुखार चेक करना है थर्मामीटर से। अगर बुखार 100 से कम रहता है तो इसका मतलब है कि कोई वायरल इलनेस है, कोई माइल्ड सी डिजीज़ है जिसमें इतना पैनिक होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा न खास्ता फ़ीवर 100 से ऊपर जाता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को सीवियर इलनेस होने का ख़तरा है। उसमें आपने क्या करना है कि बच्चे को फ़ौरन जो है वो स्पॉन्जिंग स्टार्ट करनी है, उसकी पट्टियाँ करनी है माथे पे, चेहरे पे, उसके सीने पे, पेट पे, टांगों पे, पूरे जिस्म पे पट्टियाँ करनी है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व होता है, तो हमें पूरे जिस्म पे पट्टियाँ करनी पड़ेंगी, सिर्फ माथे पे नहीं, ठीक है। तो उससे हमने इसका बुखार जो है वो 100 से कम रखना है ताकि इससे झटके लगने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएं। उससे अगर बुखार नहीं उतरता तो बेशक सादे पानी से बच्चे को नहला दें ताकि उसका बुखार कम हो जाए, क्योंकि हमारा प्राइमरी इलनेस ये है कि अगर बुखार ज़्यादा रहेगा
तो फिर उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने का ख़तरा है। तो पहले नंबर पे तो थर्मामीटर रखें अपने पास, उसका बुखार चेक करें, 100 से कम रखें, अगर 100 से कम नहीं है, ज़्यादा है, तो फिर उसे स्पॉन्जिंग करें, पट्टियाँ करें, पैनाडोल दें। पैनाडोल एक सेफ़ ड्रग है बच्चों में, जो आप 4 से 6 घंटे के बाद दे सकते हैं। तो आप उसका बुखार जो है सबसे पहले नंबर पे उसको कम रखें। दूसरे नंबर पे अगर बच्चा फीवर, फ्लू, कफ के साथ आया है, तो हमारा बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि कोई ऐसी हार्मफुल मेडिसिन ना दी जाए जो बच्चे को फ़ायदा देने की बजाय ज़्यादा नुकसान दे। हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनको एंटी कफ सिरप दिए जाते हैं। एंटी कफ सिरप जो है खांसी रोकने के लिए बच्चों में रिकमेंडेड नहीं है। ख़ास तौर पे 4 साल से कम उम्र की एज में एंटी कफ सिरप जो हैं वो बच्चों में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। कफ जो है वो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। जिस तरह हमारी आंख में कोई चीज़ जाने लगे तो फ़ौरन जो है हमारी आंख बंद हो जाती है ताकि उस कोई हार्मफुल चीज़ अंदर ना जाए। हमारा ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है कि आइज़ ब्लिंकिंग होती है। नॉर्मली अगर कोई चीज़ या कोई उंगली, कोई चीज़ हमारी आंख में गर्द जा रही है तो हमारी आंख बिल्कुल फ़ौरन शट डाउन हो जाती है ताकि कोई गर्द आलूद चीज़, कोई नुकसानदेह चीज़ आंख के अंदर दाखिल ना हो। इसी तरह एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स कफ भी है। खांसी जो है वो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो अल्लाह ताला ने, नेचर ने हमें दिया है कि ये कफ जो है बच्चे को हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स से बचाने के लिए कफ आ रही है कि वो अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अंदर लंग्स के अंदर डैमेज कर सकते हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम उस कफ को सप्रेस कर देंगे, दबा देंगे कि कफ ना आए, खांसी रोक देंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म अंदर और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा और ज़्यादा जो है वो डैमेज करेगा लंग्स को। तो इसलिए कफ जो है सिरप हम अवॉइड करें 4 साल से कम उम्र की एज में। कुछ ऐसे कफ सिरप भी हैं जिनके अंदर उन्होंने अल्कोहल डाला होता है या कुछ ऐसी मेडिसिन डाली होती हैं जिससे बच्चा को नूदगी में जाने का ख़तरा होता है। बाज़ बच्चे तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बिल्कुल आप ये समझ लें कि बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं। तो हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम ऐसी मेडिसिन को अवॉइड करें जिससे बच्चे को नुकसान होने का ख़तरा हो। आमतौर पे घरों में कफ़ सिरप पड़े होते हैं, तो अगर बच्चे को कफ़ आ रही है तो वो कफ़ सिरप देना स्टार्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, उसकी हिदायत के बगैर आपने जो है वो कफ़ सिरप बच्चों को नहीं देने। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे क्या होता है कि थोड़ा सा फीवर हुआ, थोड़ा सा फ्लू हुआ, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं बच्चे को। वो एंटीबायोटिक जो है उनके अपने बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आपने एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना है अनटिल एंड अनलेस के बहुत ज़रूरी इसकी इंडिकेशंस हों, तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, वरना आम तौर पे एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना चाहिए। वायरल इलनेस होती है, वायरस के लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। तो वायरल इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए हमें जो है वो सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है, जिसमें आप ये समझ लें कि फ़ीवर अगर हो रहा है तो उसको पैनाडोल दे दी, स्पॉन्जिंग कर ली। अगर फ्लू हो रहा है तो उसको थोड़ा सा जैसे विक्स लगा लेते हैं। तो ये इस तरह की सेफ़ रेमेडीज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हार्मफुल रेमेडीज़ हैं घर पे वो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का रैशनल यूज़ होना चाहिए। हमारे यहाँ एंटीबायोटिक ऐसे इस्तेमाल हो रही है जैसे आम खाना इस्तेमाल हो रहा है, कि मतलब जैसे ही बच्चे को थोड़ा सा फ्लू हुआ, कोई भी एंटीबायोटिक घर में पड़ी है वो दे दी कि जी इससे ठीक हो जाएगा। तो इससे आपने ज़रा अवॉइड करना है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों में, बजाय इसके कि हम उसे सिर्फ सपोर्टिव मैनेजमेंट से ही ठीक कर लें। एक और पॉइंट ये है कि जब बच्चा कौन सा ऐसी स्टेज होगी जिसमें बच्चे को फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो थोड़ी सी हमारे पास ना कुछ डेंजर साइंस होते हैं जिसको हमने देखना है घरों में। अगर बच्चे को वो डेंजर साइंस आ रहे हैं तो हमें फ़ौरी तौर पे उसको जो है वो हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। एक डेंजर साइन उसके अंदर से होता है वॉमिट आउट एवरीथिंग, कि जो कुछ भी दे रहे हैं अगर वो वॉमिट करता जा रहा है तो ये जो है ज़रा ख़तरे वाली बात है। इसमें आपने बच्चे को घर पर नहीं रखना। दूसरे नंबर पर होता है कैन नॉट टेक एनी थिंग ऑरली, कुछ भी मुँह से ले नहीं रहा, जो भी दे रहे हैं वो अवॉइड कर रहा है, कुछ खा पी नहीं रहा। बच्चों में शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रखना होता है ख़ास लेवल पे। तो अगर बच्चा कुछ भी ऑरली नहीं ले रहा तो ये भी एक डेंजर साइन है। तीसरे नंबर पे फिट्स हैं। अगर बच्चे को झटके लग गए हैं तो वो घर पे मैनेज ना करें काइंडली, वो आपको हॉस्पिटल या किसी जो है मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा उसके इलाज के लिए।
अगर हल्का सा बुखार है, स्पॉन्जिंग कर रहे हैं, वो आप घर पे कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर फ्लू है उसको होम रेमेडीज से सही करने की कोशिश करते हैं तो वो भी बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन आपने अवॉइड किस चीज़ को करना है, एक तो कफ सिरप्स को अवॉइड करना है, दूसरे नंबर पे एंटीबायोटिक का रैशनल यूज़ होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स नहीं देनी बच्चे को मुस्तनद डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस इस कदर ज़्यादा हो गई है कि फिर जब एक्चुअल नीड होती है एंटीबायोटिक्स की तो फिर वो असर नहीं करती। तो आपने ये थोड़ी सी प्रिवेंशन के लिहाज से भी चीज़ें देखनी है। बच्चे को गर्द धूल मिट्टी से बचाना है। अगर बच्चा डे केयर में जा रहा है या स्कूल में जा रहा है जहाँ बहुत सारे बच्चे उसके साथ हैं, किसी को भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो तो उसे बचाने के लिए बच्चे को मास्क पहना के रखें। उसे बार बार हैंड वॉशिंग का बताएं कि वो अच्छी तरह हाथ धोए ताकि उसके जो जर्म्स हैं वो साथ साथ निकलते जाएँ, तो उससे भी उसके ऑर्गेनिजम्स कैच करने का ख़तरा बहुत हद तक कम हो जाएगा।